सो एवरीवन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का इस सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ऑडिट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं कौन से चीज की, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग, राइट, कि ऑडिट कैसे किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, कैसे ऑडिट में हम लोग इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे चीजों के रिगार्डिंग आज हम लोग पढ़ेंगे। जो बेसिकली यूनिट्स होते हैं आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सी चीजें आती है, जैसे शेयर कैपिटल हुआ, जैसे रिजर्व्स एंड सरप्लस हुआ, सेल परचेस हुआ, ये सारी के सारी चीजों को एज अ ऑडिटर आप कैसे ऑडिट करोगे, ये पूरी की पूरी चीजें आने वाली है कब, इस चैप्टर के अंदर आप सारी चीजें यहां पे पढ़ने वाले हो। समझ रहे बात को? तो चलिए आइए फटाफट शुरुआत करेंगे आज के इस सेशन की। मैं अगर बात करूं आपके साथ तो आज सबसे पहले मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि इंट्रोडक्शन में यहां पे असर्शन के बारे में इन लोगों ने यहां पे बताया हुआ है। अभी असर्शन क्या होता है तो हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। असर्शंस का मतलब होता है जो रिप्रेजेंटेशंस मैनेजमेंट करता है, एक तो एक्सप्लिसिट तरीके से या अदरवाइज। एक्सप्लिसिट तरीके से का मतलब होता है यहां पे कि एकदम मतलब जैसे कि सटीक तरीके से सारी चीजों को बोल देना। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए 5 लाख रुपए के आपको प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू दिख रही है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्लांट एंड मशीनरी है वो 5 लाख रुपए के करके, समझ रहे हैं आप बात को, है ना। ये ऐसा मैनेजमेंट कहना चाहता है आपसे कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है ये टोटल कितना है, ये टोटल 5 लाख रुपए करके, ऐसा उस चीज को बोला जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या हुआ, असर्शंस हुआ। अब असर्शंस के रिगार्डिंग तो हम सभी लोगों ने पढ़े ऑलरेडी, चैप्टर नंबर 3 के अंदर असर्शंस के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उसके अंदर मैनेजमेंट बहुत सारे अलग अलग प्रकार के असर्शंस करता है और देयर आर मल्टीपल चांसेस कि उस असर्शंस के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो जाए या उस असर्शन के अंदर गलतियां हो जाए, है ना। तो गलतियां होने के डेफिनेटली यहां पे चांसेस बनते हैं असर्शंस के अंदर, ऐसी वाली बात होती है यहां पे। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, अब देखिए अलग अलग प्रकार के असर्शंस होते हैं और वो असर्शंस बेसिकली ये सारे चीजों के रिगार्डिंग बातचीत करता है। जैसे कंप्लीटनेस हो गया, जैसे कट ऑफ हो गया, जैसे एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन हुआ, फिर उसके बाद राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हुआ, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर हुआ। तो असेट, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंडिचर के हिसाब से अलग अलग असर्शंस लगते हैं जो मैनेजमेंट आप लोगों के साथ कहना चाहता है थ्रू इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो मैनेजमेंट प्रेजेंट करता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपसे बातें करना चाहता है और वो जो भी बातें करना चाहता है वो ये सारे के सारे असर्शंस के रिगार्डिंग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, मैं अगर दिखा रहा हूं कि मेरे पास असेट है, जिस असेट की कीमत कितनी है, जिस असेट की कीमत, मान लीजिए असेट की कीमत 1 लाख रुपए करके। अब असेट की कीमत को अगर मैं 1 लाख रुपए बता रहा हूं तो ऐसे केस के अंदर मैं क्या कह रहा हूं यहां पे कि मेरे पास असेट एग्जिस्ट करता है, मतलब एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हुआ, जिसका वैल्यूएशन कितना है, जिसका वैल्यूएशन 1 लाख रुपए करके, ऐसी वाली बात है। मतलब सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो यहां पे कि अलग अलग वैल्यूएशन के अंदर अलग अलग असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर के हिसाब से अलग अलग असर्शंस यहां पे आप प्रयोग करते हो, ऐसी वाली बातचीत यहां पे होती है। अब देखिए मैं आपको इस चैप्टर के बारे में खास बात बता दूं, इस चैप्टर के बारे में एक बेसिक सा सवाल आपको पूछते हैं कि ये बताओ करके कि कैसे आप लोग शेयर कैपिटल का ऑडिट करेंगे, कैसे आप लोग इनकम एक्सपेंडिचर का ऑडिट करेंगे। तो आपको एक ऐसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है इस चैप्टर के बारे में, ऐसी वाली बात है। इस चैप्टर को अगर आप डिटेल में घुसने के एकदम प्रयोग करेंगे इसको पढ़ने की, तो ऐसे केस के अंदर आपको कंफ्यूजन ज्यादा होगा और आप इसको ध्यान भी नहीं रख पाएंगे। आपको इसको जनरल तौर पर याद रखना है कि अगर मैं जाऊंगा मान लीजिए शेयर कैपिटल से रिलेटेड चेक करने के लिए, तो शेयर कैपिटल के अंदर मुझे क्या क्या मिल सकता है। एक ऑडिटर को शेयर कैपिटल में क्या क्या चेंजेस दिख सकते हैं। एक ऑडिटर अगर फिक्स्ड एसेट को चेक करता है तो उसने फिक्स्ड एसेट का ऑडिट करने के लिए कौन सी चीजों को चेक करना चाहिए, समझ रहे हैं आप बात को। तो बेसिकली आपको जनरल तरीके से इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देना है, जिसकी मदद से आप बढ़िया तरीके से सारे चीजों को कवर कर पाएंगे। और वैसा ही मैं यहाँ पे आपको एकदम क्लास में कवर करवाने वाला हूं, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके में मैं आपको कवर करवाऊंगा, जिससे एकदम फटाफट आपके माइंड में कंसेप्ट भी बैठ जाए, रिटेन भी रहे। तो जितना आपको बताऊं उतना आप ध्यान रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पर्पस के हिसाब से बस उतना ही रेलेवेंट रहने वाला है, ठीक है। चलिए देखो,
मैं अगर बात करूं आपके साथ, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, अलग अलग असर्शंस को अपन लोग जान लेते हैं। सबसे पहला अकरेंस होता है, सबसे पहला असर्शन होता है अकरेंस करके, ठीक है। ये अकरेंस वाला जो असर्शन है ये यूजुअली आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर देखने मिलता है, मतलब सेल एंड परचेज के अंदर। अब मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई सेल्स का इनवॉइस देखते हो, सेल्स का इनवॉइस आपको 10,000 रुपए का दिखता है सुरेश के नाम का, तो ये क्या बताता है, ये अकरेंस के बारे में बताता है कि एक ऐसा ट्रांजैक्शन अकर हुआ है, एक ऐसा ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुआ है एंटिटी के अंदर जिसकी वैल्यू कितने की है, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपए की, और वो किसे बेचा गया है, वो सुरेश को बेचा गया है करके ऐसी वाली बात होती है। समझ रहे हैं आप बात को? मतलब बेसिकली मैं आपके साथ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अकरेंस का मतलब होता है कि जो हमने ट्रांजैक्शन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हमको ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं ना, वो एक्चुअल में क्या हुए, वो एक्चुअल में अकर हुए हैं और वो रिलेट करते हैं एंटिटी से। क्या बोला मैंने? वो रिलेट करते हैं एंटिटी से, इसका मतलब होता है अकरेंस। तो ट्रांजैक्शन हुए हैं और एंटिटी के ही लिए हुए हैं, ऐसी वाली बात यहां पे की जा रही है, ऐसी वाली चर्चा यहां पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चर्चा को समझ पा रहे हैं? बोलिए जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? यस सर। अब उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है, ये देखो, recorded sales represent goods which were ordered by the valid customers and were dispatched and invoiced in the period करके। तो recorded sales को देख के आपको समझ में आता है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हुए करके, जिसके लिए हमने क्या किया है यहाँ पे, है ना, जो रिप्रेजेंट किए गुड्स के द्वारा, जो ऑर्डर किए गए वैलिड कस्टमर्स, और उनको अकॉर्डिंगली डिस्पैच भी हम लोगों ने कर दिया है, ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे बोली जाती है। अब सेकेंड वाले पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या बोला जा रहा है। सेकेंड वाले पॉइंट बात करता है यहाँ पे कंप्लीटनेस के रिगार्डिंग। अब ये कंप्लीटनेस क्या होता है? कंप्लीटनेस का मतलब होता है कि हमने ट्रांजैक्शन को पूरी तरीके से रिकॉर्ड किया है, कंप्लीटली हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, ऐसी वाली बात है। तो देखो, ऑल ट्रांजैक्शन दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड, दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड, क्या बोला यहां पे, दैट वर सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने इसको क्या कर लिया है, हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, और बाकी हमने कोई भी ट्रांजैक्शन को ओमिट नहीं किया है, मतलब 100% ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया। क्या बोला मैंने? 100% ट्रांजैक्शन को आप लोगों ने रिकॉर्ड किया, उस चीज को बोला जाता है कंप्लीटनेस। अगर 100 ट्रांजैक्शन हुए हैं तो आपने पूरे के पूरे 100 ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, इसका मतलब होता है कंप्लीटनेस, है ना। और यहां पे 100, और ऊपर क्या कह रहा है, 100 ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुए हैं, तभी जाके आपने उसको रिकॉर्ड किया है, आपने मन मर्जी से रिकॉर्ड नहीं किया। सत्यम के केस में क्या हुआ था, असर्शन में अकरेंसी तो नहीं था बेटा, वहां पे ट्रांजैक्शन बस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बता दिए गए थे, एक्चुअल में वो ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो ऐसी वाली बातचीत हुई थी। फिर सेकंड हुआ अभी हमारा कंप्लीटनेस। तीसरा होता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब क्या है, जैसे देखिए यार, कट ऑफ का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन जिस ईयर में हो रहा है, क्या कह रहा हूं मैं, जो ट्रांजैक्शन जिस ईयर में हो रहा है ना बेटा, आपने प्रॉपरली उसी ईयर में उसका रिकॉर्डिंग किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए दिसंबर में मैं एक खर्चा पे करता हूं 12,000 रुपए का, जो अगले 12 महीनों के लिए वैलिड रहने वाला है। तो ऐसे केस में क्या आपको लगता नहीं, इसमें से 3,000 रुपए इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में आने चाहिए, और इसके अंदर के जो बचे हुए 9,000 रुपए वो कब आने चाहिए बेटा, वो बाद में आने चाहिए करके, बराबर ना। वो कब आने चाहिए, बोलो जल्दी से मुझे, वो बाद में आने चाहिए। तो मैं यहां पे क्या कहूंगा आप लोगों के साथ, तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि ये कट ऑफ प्रोसीजर के कारण ये जो चीजें हो रही है ना, ये किसके कारण हो रही है, बोलो जल्दी से, ये चीज हो रही है कट ऑफ प्रोसीजर के कारण, ये चीज हो रही है कट ऑफ। मतलब आपने यहां पे क्या कर दिया है, एक पीरियड को, समझिए बात को, जो एक पीरियड था आपने इस पीरियड को कट ऑफ कर दिया है, काट दिया है आपने इस पीरियड को, और जिस पीरियड के जो ट्रांजैक्शन है वो उस पीरियड में बराबर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नजर आ रहे हैं, ऐसी वाली बातचीत की जाती है। कट ऑफ प्रोसीजर, ये वाली बात का मतलब होता है ना। तो ऐसा सेल जो आपका मान लीजिए 1 जुलाई के 31 मार्च के पहले वाला होगा वो इस ईयर में आ जाएगा, एक 31 मार्च के बाद वाला होगा वो आपके अगले ईयर में होने वाला है, उस चीज को कट ऑफ प्रोसीजर बोला जाता है। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन है हमने उसको एक्यूरेटली सही अमाउंट पे हमने रिकॉर्ड किया है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम लोग बोलते हैं ना, असेट को पुट टू यूज करने तक का खर्चा हम लोग डेबिट करते हैं असेट के अकाउंट में, तो ऐसे केस के अंदर हम वो उसे बोला जाता है प्रॉपर मेजरमेंट होना। क्या होना, प्रॉपर मेजरमेंट होना। तो बेसिकली यही बोला जा रहा है कि हमने कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं है जो झूठे हैं या जो छूटे हैं करके, ऐसे दोनों भी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है। हमने प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एडजस्ट
करके आप लोगों के पास पहुंचाया। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपके साथ, ट्रेड डिस्काउंट को हम लोग एडजस्ट करते हैं क्या? हाँ सर एडजस्ट करते हैं क्या? हाँ सर एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन कैश डिस्काउंट को हम लोग अलग से शो करते हैं, है ना, इसको अलग से शो किया जाता है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे कि ये भी एक मेजरमेंट का पार्ट होता है। जैसे अगर मान लीजिए 110 रुपए मेरा प्राइस था, 10 रुपए ट्रेड डिस्काउंट दिया तो मैं बिलिंग 100 रुपए का करूंगा, लेकिन इसमें मैं 10 रुपए का कैश डिस्काउंट देता हूं तो मैं यहां पे कैश डिस्काउंट को अलग से शो करूंगा। ये 10 रुपए चीज को मैं वैसे मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट होना चालू नहीं हो जाती है। इसे मेजरमेंट का प्रिंसिपल बोला जाता है, या इस चीज को हम लोग मेजरमेंट का नाम यहां पे देते हैं। क्या आप इस बात को, क्या आप इस कंसेप्ट को सभी लोग समझ पा रहे? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो क्या, है ना? ये वाली बातचीत, ये वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। कम ऑन एवरीवन, क्या मैं नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चल सकता हूँ क्या? सभी लोग बताएंगे, अभी के अभी बताएंगे हाँ सर हम लोग बिल्कुल बिल्कुल नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चल सकते हैं। अब देखिए, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग यहाँ पे बातचीत की जा रही है। अब ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिगार्डिंग कौन सी बात होती है? ये प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है? तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का ये मतलब होता है कि हम जो भी ट्रांजेक्शंस को प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये फेयरली और एक्यूरेट तरीके से हम लोग सही सही डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ, मान लीजिए जैसे अगर हम लोग रेवेन्यू के बारे में बात करें, हम लोग सेल के बारे में बात करें, तो हम लोग सेल माइनस सेल रिटर्न, जैसे अगर 1 लाख रुपए के सेल है और 10,000 रुपए का सेल रिटर्न है, तो हम लोग बराबर प्रॉपर तरीके से 90,000 का नेट सेल्स हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। समझ रहे बात को? नेट सेल्स हम लोग आपको शो कर रहे हैं करके। तो ये होता है कौन सा? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के अंदर। ऐसा नहीं हो जाता कि हम सेल्स क्रेडिट करें और सेल रिटर्न को हम लोग डेबिट करके अलग बताए पीएनएल के अंदर। ऐसा आप कभी देखते हो क्या? नहीं सर, हम ऐसा नहीं देखते। मतलब आपके जो ट्रांजेक्शन है ना, वो किसी को भी डिस्टॉर्ट ना करे, वो किसी को भी मिसलीड ना करे, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। ये कंप्लीट एंड एक्यूरेट होना चाहिए आपका ट्रांजैक्शन, आपके इवेंट्स, जो ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स है वो भी प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज होना चाहिए। ऐसी वाली बातचीत यहां पे बोली जा रही है, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? ये पूरे के पूरे आपके पीएनएल के आइटम्स के बारे में हमने यहां पे चर्चा किया। इनकम स्टेटमेंट कंप्राइजिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस एंड बैलेंसेस के असर्शंस हमने देखा, तो अकरेंस देखा, कंप्लीटनेस देखा, कट ऑफ देखा, फिर उसके बाद मेजरमेंट देखा, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर्स देखे। ये 5 चीजें अभी हम लोगों ने फिनिश किया है। असर्शंस रिलेटेड टू कौन सा? रिलेटेड टू पीएनएल अकाउंट। अब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट से रिगार्डिंग, असर्शंस के रिगार्डिंग। सबसे पहला होता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि जो असेट लाइबिलिटी हम लोग बैलेंस शीट के अंदर शो कर रहे हैं वो वाकई में एग्जिस्ट करती है। अगर मैं बता रहा हूं कि मेरे पास 10 लाख रुपए का एसी पड़ा हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, तो ऐसे केस के अंदर वाकई में 10 लाख रुपए के एसी मेरे पास मौजूद है ऑर्गेनाइजेशन में। अगर मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 50,000 के पंखे हैं, तो ऐसे केस में वाकई में 50,000 के पंखे हैं, इस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं कह रहा हूं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 80,000 के शूज है, तो वाकई में 80,000 के शूज है, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। इसे एग्जिस्टेंस बोला जाता है। समझ रहे बात को? सेम विद द लाइबिलिटी। अगर हम लोग लाइबिलिटी बता रहे 50,000 की, तो सही में 50,000 की लाइबिलिटी वहां पे एग्जिस्ट करती है, इसलिए हम लोग वहां पे चीजों को बता रहे हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का क्या मतलब होता है, समझना बात को। तो ऑल असेट लाइबिलिटी एंड इक्विटी बैलेंसेस दैट वर सपोज टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या? जितने भी असेट एंड लाइबिलिटीज को रिकॉर्ड करना था, हमने कोई भी असेट एंड लाइबिलिटीज को ओमिट नहीं किया है। ओमिट करने का मतलब होता है जानबूझ के हमने गायब नहीं किया है, इस चीज का आप ध्यान रखना। उसे बोला जाता है कंप्लीटनेस। तो पूरे ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज क्या होने चाहिए? आपने प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए। कट ऑफ के रिगार्डिंग बात की गई है यहां पे। क्या? जैसे देखो वेदर ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज रिपोर्टेड इन द अप्रोप्रिएट पीरियड। बिल्कुल जैसे रेंट वगैरह होता है बेटा, तो आखिरी महीने का जो रेंट होता है, जैसे अगर मैं बात करूं मार्च महीने का जो रेंट होता है वो 1 या 2 अप्रैल तक पे किया जाता है। तो ऐसे केस के अंदर अब पेमेंट तो आपने अगले साल में किया, लेकिन क्या आपको लगता नहीं उसकी बुकिंग आपको अभी से बता के रखना होगा? आउटस्टैंडिंग अकाउंट अभी से आपको क्रिएट करके रखना होगा। हाँ सर, आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमको क्रिएट करके रखना होगा। तो ये वाली चीज आती है कट ऑफ प्रोसीजर के अंदर। फिर बोला जा रहा है वैल्यूएशन के रिगार्डिंग कि आपने प्रॉपर तरीके से असेट्स को वैल्यू किया है। जैसे अगर हमारा स्टॉक है तो हमने फीफो बेसिस के ऊपर या वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर हमने रिकॉर्ड किया है, और मतलब सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से हमने फॉलो करते हुए चले हैं। ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, अगर असेट्स है
तो असेट्स के रिगार्डिंग हम लोगों के यहाँ पे राइट्स मौजूद होते हैं। राइट्स मौजूद मतलब मेरा हक होता है असेट के ऊपर, मैं असेट को चाहूँ तो डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ, बेच सकता हूँ, मेरी ओनरशिप होती है असेट के ऊपर। वही अगर मैं ऑब्लिगेशन का मतलब होता है लीगल ड्यूटी होना, मतलब ही क्या कि मेरी यहाँ पे ड्यूटी बनती है, मैं यहाँ पे लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज अगर करता हूँ ना, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहता हूँ कि मेरा यहाँ पे क्या बन रहा है, मेरा यहाँ पे ऑब्लिगेशन बन रहा है। ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे बोली जा रही है। मतलब सर हम लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पे, हम लोगों की ड्यूटी बन रही है यहाँ पे अमाउंट को पे करने की, ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे बोली जा रही है। अगर लाइबिलिटी से रिलेटेड होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट करके आपको लाइबिलिटी दिख रही है, अभी आउटस्टैंडिंग रेंट के अंदर मेरी जिम्मेवारी बनने वाली है इस लाइबिलिटी को पे करने की, मतलब मेरा ऑब्लिगेशन क्रिएट होने वाला है इस लाइबिलिटी को पे करने की। ऐसी वाली बातचीत, ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अब मैं प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर की बात करूं तो हमने प्रॉपर तरीके से प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर किया है सारे, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को सेक्शन नंबर 188 के हिसाब से हमने प्रॉपरली बताया है। उसके अलावा AS 18 के हिसाब से हमने RPT ट्रांजैक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिस्क्लोज भी किया है। तो ये सारी की सारी चीजें आती है, कौन सा, ये सारी की सारी चीजें आती है कि आपने अमाउंट्स को, मतलब आपने जो स्टेटमेंट्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली क्लासिफाई किया, डिस्क्राइब किया और डिस्क्लोज किया इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स, जो भी लगता है या एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उनके अनुसार आपने क्या किया है, स्टैंडर्ड को मतलब प्रॉपरली फॉलो किया है आपने प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर से रिगार्डिंग। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातचीत यहां पे की गई है। अब हम लोग सबसे पहले क्या चालू करने जा रहे हैं, अब हम लोग सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम से चालू करने जा रहे हैं और सबसे पहली चीज जो आ रही है आपके सामने वो है कौन सा, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल मतलब क्या, अब यहाँ पे होने क्या वाला है, पहले तो आप ये समझ लो, एक आपको एक मनोस्थिति आपके डेवलप कर देता हूं मैं कि मैं जो कहना चाह रहा हूं। अभी देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग शेयर कैपिटल का ऑडिट करेंगे। मतलब एज अ ऑडिटर या एज अ टीम मेंबर जब आप जाओगे, एज अ ऑडिटर जब आप जाओगे किसी भी एंटिटी के काम करने के लिए, तो आप उनके शेयर कैपिटल को आप ऐसा देखोगे कि शेयर कैपिटल, अरे वाह बढ़िया दिख रहा है, बोले शेयर कैपिटल, अमाउंट भी दिख रहे, फिगर्स भी दिख रहे, मजा आ रहा है ना, मजा नहीं आ रहा, समझिए बात को। आपको कुछ कुछ चीजों को चेक करना होगा, उसके बाद आप कहोगे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके। मतलब जब हमें शेयर कैपिटल को चेक करना है ना, तो उसकी ऑडिट प्रोसीजर इन लोगों ने बता के रखी है कि कैसे आप एक शेयर कैपिटल के अकाउंट को चेक करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ऑब्टेन होगा शेयर कैपिटल के ऊपर। बात को समझे जो मैं कह रहा हूं आपके साथ, मतलब सर शेयर कैपिटल को चेक करने के लिए हमें इस प्रकार के ऑडिट प्रोसीजर से गुजरना होगा। अब सबसे पहले तो शेयर कैपिटल किसका पार्ट होने वाला है, बैलेंस शीट का पार्ट होता है। तो इसमें कौन से असर्शंस आएंगे, एग्जिस्टेंस का असर्शन आ रहा है, इसके अंदर कंप्लीटनेस का असर्शन आ रहा है, इसके अंदर वैल्यूएशन का असर्शन आ रहा है, फिर इसके अंदर अगर मैं बात करूं आपके साथ और कोई असर्शन आ रहा है कि हाँ डिस्क्लोजर से रिगार्डिंग इसके अंदर असर्शन आ रहा है। तो जो बैलेंस शीट के असर्शंस है, वो असर्शंस के रिगार्डिंग यहां पे बातचीत अब की जा रही है। वो असर्शंस के रिगार्डिंग यहां पे अभी पूरी हम लोग क्या देखने वाले हैं, पूरी चीजों को हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक एक करना चालू करते, एक तरीके से एकदम आराम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे इस चीज को। सबसे पहला देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला जब आप यहाँ पे चेक करने जा रहे हो कौन सी चीज को, शेयर कैपिटल को, तो क्या कह रहे हैं, टैली द पीरियड एंड शेयर कैपिटल बैलेंस अथोराइज्ड इशूड एंड पेड अप टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, जो इस साल का आपका क्लोजिंग होने वाला है ना बेटा, जो इस साल का आपका क्लोजिंग होने वाला है, वो इस साल के क्लोजिंग को पिछले साल के क्लोजिंग से एक बार क्या करके देखिए, एक बार आप टैली करके देखिए। क्या करके देखिए, टैली करके देखिए, है ना। मतलब तीनों चीजों को, अथराइज बैलेंस को चेक करके देखिए, इशू कितना हुआ और पेड अप कितना हुआ, तीनों चीजों को चेक करके देखिए। देखो अगर डिफरेंस हुआ तो इसमें दो ही चीजें हो सकती है, एक तो बेटा अपन ने फर्दर इशू किया होगा या अपन ने जो मार्केट में कैपिटल था अपन ने उसे बायबैक कर लिया, इसमें से दो ही चीजें हो सकती है। ठीक है, देखो इन केस देयर इज नो चेंज, अब मान लो अगर कोई भी चेंज नहीं है तो बहुत सही बात हो गई यार, नो चेंज है ड्यूरिंग द, तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को ऑब्टेन कर लेना है। किससे, कंपनी सेक्रेटरी से अपन लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगा लेंगे कि इस बार कुछ भी चेंज नहीं हुआ है कैपिटल के अंदर, आप एक बार हमें कंफर्मेशन दे दीजिए। ओ सेक्रेटरी साहब, ओ सीएस साहब, आप एक काम करो, आप हमें क्या दे दो, आप हमें एक बार कंफर्मेशन, बोलिए जल्दी से सभी लोग, क्या दे दो, आप हमें एक बार कंफर्मेशन दे दो कि कोई भी आप लोगों ने चेंजेस नहीं किया है अपने रिस्पेक्टिव बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, आपने कोई भी शेयर कैपिटल के साथ छेड़खानियां नहीं की है, हमें एक बार उसके रिगार्डिंग कंफर्मेशन दे दीजिए।
दूसरा, अगर मान लीजिए यहां पे कोई चेंज है, मान लो अगर कोई चेंज है, तो वेरीफाई वेदर पेड अप शेयर कैपिटल इज विद इन द अथोराइज लिमिट। और फिर अब आपको चेक करना है कि ये जो पेड अप शेयर कैपिटल है क्या ये अथोराइज लिमिट के अंदर है ना, जो आपने एमओए के अंदर अथोराइज कैपिटल क्लॉज आप डाल के रखते हो, वो अथोराइज कैपिटल क्लॉज के हिसाब से बराबर उसके दायरे में है या नहीं है करके। नहीं तो हो सकता है आपके ऊपर जम के पेनल्टी आ जाए बेटा, इसके द्वारा, किसके द्वारा, आरओसी के द्वारा, है ना। तो ऐसे केस के अंदर बोल के रखा है इन लोगों ने कि एक बार चेक कर लेना कि उसके वो अमाउंट का दायरा तो सेम हो रहा है ना, अमाउंट का दायरा तो चेंज नहीं हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आप एक बार यहां पे चीजों को चेक कर लीजिएगा। उसके बाद देखो क्या बोला गया, ऑब्टेन द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या शेयर होल्डर्स अथोराइजिंग द इंक्रीज या डिक्रीज इन अथोराइज शेयर कैपिटल इफ रिक्वायर्ड और पेड अप शेयर कैपिटल। क्या बोला है यहां पे, ऑब्टेन कीजिए, क्या चीज को ऑब्टेन करना होगा आपको, कॉपीज ऑफ द रेजोल्यूशन पास्ड, आपने जो भी मिनट्स के अंदर, सुनो बात को, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होती है ना, आप उसके रेजोल्यूशन बुलाइए। क्या बुलाइए, आप उसके रेजोल्यूशन बुलाइए। और ये जो आप रेजोल्यूशन बुला रहे हो ना, उस रेजोल्यूशन से आप एक बार चेक कीजिए कि जो यहाँ पे प्रॉपर आप लोगों ने अथराइज मीटिंग के अंदर प्रॉपर आपने रेजोल्यूशन पास किया है ना, इस चीज को आपको चेक करना होगा। रेजोल्यूशन पास किया है का मतलब होता है कि आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से अगर इंक्रीज करना था कैपिटल को, तो एक्सेस मतलब ज्यादा कैपिटल बुलाने के लिए प्रॉपर रेजोल्यूशन पास हुआ या प्रॉपर रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ, उसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अगर फ्रेश इशू किया जाता है बेटा करंट ईयर में, तो ऐसे केस के अंदर हमको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का रिक्वायरमेंट, मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मेंटेनेंस ऑफ अ सेपरेट बैंक अकाउंट, अंडर राइटिंग कमीशन, वो सारी चीजों को हम लोगों को चेक कर लेना होता है, जो आप बेसिकली लॉ के अंदर पढ़ लेते हो ना। 90% सब्सक्राइब होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो फिर आप कितने दिनों के अंदर आपको रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। तो ये सारी सेपरेट बैंक अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अगर उतने दिनों के अंदर नहीं आता है तो ऐसे केस के अंदर हम लोग पैसा वापस कर देते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजों को हम लोग यहां पे पढ़ते हैं। शेयर्स को क्या डिस्काउंट पे इशू किया जाता है क्या, नहीं, तो इस चीज को ऑडिटर चेक करेगा कि गलती से डिस्काउंट पे तो इशू नहीं कर दिया। उसके बाद चेक करना होगा इफ शेयर्स हैव बीन इशूड फॉर कैश या कंसिडरेशन अदर देन कैश। कभी कभार ऐसा होता है ना, प्रमोटर्स को, या मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ एम्प्लॉयज वगैरह को, इन लोगों को शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं अदर देन कैश, है ना। तो कैश में नहीं शेयर दिए जाते, उसके अलावा कोई और दूसरे फॉर्म में शेयर दिए जाते हैं, उसके बारे में। फिर सेबी रेगुलेशंस को आपको चेक करना होगा। फिर एक बार ऑब्टेन कीजिएगा कॉपीज जो आपने एमसीए के पास दिए थे, जैसे SH7 फॉर्म देते हो आप, PAS3 फॉर्म देते हो आप इंक्रीज इन शेयर कैपिटल के लिए, फिर FCGPR फॉर्म देते हो आप, जहां पे आप अगर फॉरेन कंट्री से आप लोग क्या इन्वेस्टमेंट्स बुला रहे हो तो आप अलग अलग फॉर्म्स देते हो। तो ये सारे फॉर्म्स आप मंगवाइएगा, या ये सारे फॉर्म्स को आपको चेक करना होगा जो आपने एमसीए के पास दिए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इंक्रीज इन शेयर कैपिटल हुआ है तो यहाँ पे चेक कीजिएगा बेटा कि एडिक्वेट फी या स्टैम्प ड्यूटी जो पेबल होता है एमसीए को, क्या आपने पे किया या नहीं किया। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप नई कंपनी बनाते हो ना, तो नई कंपनी में जो आप अथराइज कैपिटल इशू करते हो या जो आप अथराइज कैपिटल रखते हो, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है। समझना बात को, इसके ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी पे करना होता है भैया, है ना। तो स्टैम्प ड्यूटी को जब आप पे करते हो इसके ऊपर, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, उसके बाद यू आर अथराइज टू एक्चुअली इशू द कैपिटल, अदरवाइज हम आपको इशू नहीं करने देते कैपिटल। ऐसी वाली बातचीत यहां पे हो जाती है। क्या आप इस बात को समझे। तो देखो अपन ने अभी तक क्या क्या देखा। सबसे पहले इनका कहना है एक बार टैली करो, टैली करने के बाद चेंज नहीं हुआ तो कंपनी सेक्रेटरी से WR ले लो बेटा। अगर चेंज हुआ तो पेड अप शेयर कैपिटल विद इन लिमिट था क्या, अब चेंज हुआ है तो पॉजिटिव चेंज हो सकता है। तो ऐसे केस के अंदर रेजोल्यूशन पास जो भी हुआ है तो वो मिनट्स मीटिंग के डॉक्यूमेंट बुलवा लो। फिर बाकी जो आपके इशू होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों, इशू ऑफ कैपिटल वगैरह जब आप करते हो तो ऐसे केस के अंदर सेपरेट बैंक अकाउंट बनाते हो, मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी चीज़ों को कंप्लाई किया क्या। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं होने चाहिए। फॉर कैश शेयर इशू किए जा सकते हैं या कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए भी हो सकते हैं। सेबी रेगुलेशंस को और कॉपीज ऑफ द फॉर्म्स वगैरह को अगर आपने फाइल किया है तो उस चीज को भी आप क्या करो, उस चीज को भी आप देखते हुए चलो। ऐसी वाली बातचीत, ऐसी वाली चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चीज को समझ रहे हैं क्या। सभी लोग बोलो, जल्दी से बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, यस सर, बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना, यस सर, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे आ जाती है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस कंसेप्ट को सभी के सभी लोग समझ गए। तो बोलो, मैं फिर नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर आगे बढ़ता हूं, ठीक है। यस, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड चर्चा करेंगे। और वहां पे क्या बोला जा रहा है, शेयर इश्यूज एट अ प्रीमियम। किस चीज के बारे में अब हम लोग बात कर रहे हैं
शेयर इशूड एट अ प्रीमियम के रिगार्डिंग अभी हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। शेयर इशूड एट अ प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी जो शेयर की प्राइस है, ये शेयर की प्राइस 100 रुपए है और अगर ये मार्केट में 125 रुपए में इशू हुआ है, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट कितना हुआ, 25 रुपए यहाँ पे प्रीमियम का अमाउंट हुआ। मतलब यहाँ पे आपसे एक्स्ट्रा पैसा चार्ज किया जा रहा है। मतलब मैं अगर कंपनी हूँ, मान लीजिए मेरी एक कंपनी आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड करके, अब ये प्राइवेट लिमिटेड का मैं आईपीओ ला रहा हूँ, ठीक है, अब इसे मैं पब्लिक कंपनी बना रहा हूं और मैं आईपीओ ला रहा हूं, और ऐसे केस के अंदर मैं 125 रुपए में आप लोगों को शेयर बेच रहा हूं, समझ रहे बात को, और उसमें नॉमिनल वैल्यू जो शेयर कैपिटल है वो कितना होने वाला है, 100 रुपया। तो मैं कहूंगा आपके साथ 25 रुपए मैंने एक्स्ट्रा चार्ज किया। मतलब जो बाकी कंपनीज है बेटा, ये अंबानी अदानी ये सब क्या, ये फ्रॉड लोग, लेकिन अपना कैसा है बेटा, अपना एकदम 100% इक्विटी विदाउट एनी डेट, समझ रहे बात को। तो ऐसे केस के अंदर आप भी बोलोगे 25 रुपए तो बहुत ज्यादा कम प्रीमियम है, हमको 500 रुपए भी एक्स्ट्रा देना पड़े तो हम खरीदेंगे करके शेयर्स को, ऐसा आपके मन में आने वाला है ना। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या कहेंगे, ये वाली चीज क्या होंगी, प्रीमियम होंगी। बोलो क्या बोला जाता है इस चीज को, प्रीमियम पे इशू करना शेयर्स को। देखिए, in case of the company issued the shares at a premium, that is at the amount excess of nominal value of the share, whether for cash or otherwise. Section number 52 of the Companies Act 2013 provides that company shall transfer the amount equivalent to premium to security premium account. मतलब क्या, कंपनी ने बेटा ये अकाउंट को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में डालना है, इस अकाउंट को शेयर कैपिटल अकाउंट में डालना है, और 125 रुपए आपको आने वाला है बैंक अकाउंट के अंदर। कहां पे आने वाला है, बैंक अकाउंट के अंदर, बराबर, यस सर। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कुछ गिवन पर्पस है ना, जो कुछ पर्पसेस यहाँ पे देके रखे हैं, वही पर्पसेस के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरी चीजों के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। क्या सर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है, तो क्या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट पे इशू करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है? यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होता है। अब सर कौन सी चीजों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को? हम लोग इसे यूज कर सकते हैं टुवर्ड्स द इशू ऑफ अनइशूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी पेड एज फुल्ली पेड बोनस के लिए। मतलब अगर मैं बोनस बांटना चाहता हूं, और वो भी कैसा, फुल्ली पेड बोनस बांटना चाहता हूं मैं आपके साथ, तो ऐसे केस के अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम का मैं प्रयोग कर सकता हूं। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकता हूं। तीसरा, कोई ऐसे एक्सपेंसेस जैसे कमीशन पेड या डिस्काउंट मैंने अलाउ किया ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अगर उसके लिए बेटा कोई भी यहाँ पे मैं रिटर्न ऑफ करना चाहता हूं, वैसे खर्चे को मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रयोग कर सकता हूं। इसके अलावा रिडेम्पशन ऑफ द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अगर मैं इशू कर रहा हूं, उसके रिडेम्पशन के लिए मैं यूज कर सकता हूं। फिर यहाँ पे परचेस ऑफ द ओन शेयर, मतलब बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज जिसे कहला जाता है ना, वो बायबैक के लिए भी क्या मैं सिक्योरिटीज का प्रयोग कर सकता हूं क्या? हाँ सर, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा? ऑडिटर यहाँ पे वेरीफाई करता है वेदर द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स, इसको क्या हमने ट्रांसफर किए क्या वो अमाउंट को ट्रांसफर किए क्या? और दूसरा, सिक्योरिटी पर प्रीमियम अकाउंट केवल और केवल वही पर्पस के लिए यूज होता है बेटा जो ऊपर दिया गया है, केवल और केवल वही पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। इसके अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमारा यूज नहीं होना चाहिए, ऐसी वाली बातचीत यहां पे की जा रही है। अब सर क्या हम लोग शेयर्स को डिस्काउंट के ऊपर इशू कर सकते हैं क्या? तो मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, आप शेयर्स को वैसे तो आप डिस्काउंट के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन अगर स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं, मतलब अगर आप अपने एम्प्लॉइज को, अपने स्टाफ को अगर आप सिक्योरिटीज इशू करना चाहते हैं और वो भी डिस्काउंट रेट के ऊपर, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, ऐसी वाली बातचीत यहां पे की जा रही है। तो सेक्शन नंबर 53 देखो क्या कहता है, कंपनी इशू शाल नॉट इशू द शेयर्स ऑन डिस्काउंट, लेकिन एक्सेप्ट अगर आप स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू करते हो तो वो चलता है ना। तो डिस्काउंट पे नहीं कर सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर्स हो तो बिल्कुल हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, ऐसी वाली बात है। अब एनी शेयर इशूड बाय द कंपनी एट डिस्काउंटेड प्राइस, इसे हम लोग वैसे तो वॉइड कहते हैं, लेकिन अगर ईसॉप रहा तो बिल्कुल चलता है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 and 2, अ कंपनी में इशू, अगर कंपनी चाहे तो कंपनी में इशू शेयर एट ए डिस्काउंट, किस चीज को बेटा, किसे? टू क्रेडिटर्स व्हेन इट्स डेट्स कन्वर्टेड इनटू द शेयर इन पर्सन्स ऑफ स्टैट्यूटरी प्लान और डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम।
मतलब क्या बोला जा रहा है, हमारे कंपनी का है ना यहाँ पे लिक्विडेशन हो रहा है या कंपनी का डेट रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या यहाँ पे डेट रीस्ट्रक्चरिंग के अंदर यूज कर सकते हैं क्या, डिस्काउंट पे शेयर्स को इशू कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल चलता है, लेकिन वो कब, जब हम लोग क्रेडिटर्स को सिक्योरिटीज बांट रहे हैं। किसे बांट रहे हैं? क्रेडिटर्स को हम लोग सिक्योरिटीज बांट रहे हैं। अलग से शेयर्स मार्केट में इशू आप नहीं कर रहे हो, आप अपने अभी जो करंट क्रेडिटर्स है उन क्रेडिटर्स को आप यहाँ पे शेयर्स इशू कर रहे हो डिस्काउंट के ऊपर। ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे बोली जा रही है। जहां पे कंपनी फेल कर जाती है टू कंप्लाई विद दिस सेक्शन, तो यहां पे जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है उसको पेनल्टी लगती है बेटा, और वो कितनी लगती है? टू द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट या 5 लाख रुपए विच एवर इज लेस। और कंपनी को भी यहां पे कंपनी इज लायबल टू रिफंड ऑल द मनीज जो भी उसको रिसीव हुआ है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 12% उसको रिटर्न यहां पे करना होगा इस पैसे को। ऐसी वाली बातचीत यहां पे बोली गई है। अब ऑडिटर क्या चेक करेगा? ऑडिटर मूवमेंट इन शेयर कैपिटल चेक करता है। इसके अलावा ही शुड वेरीफाई दैट कंपनी इज नॉट इशूड शेयर एट डिस्काउंट, मतलब वो वेरीफाई करेगा, मीटिंग ऑफ मिनट्स ऑफ मीटिंग में देखने की कोशिश करेगा कि गलती से भी रेजोल्यूशन कहीं एट डिस्काउंट का तो पास नहीं हो गया है, उस चीज के बारे में चेक करेगा। तीसरा अगर मैं बात करूं, ऑडिटर और क्या वेरीफाई करने की कोशिश करेगा कि शेयर्स इशू एट डिस्काउंट टू अगर क्रेडिटर्स है तो डेट एक्चुअली कन्वर्ट हुआ इन परस्यूएंस ऑफ द स्टैट्यूटरी प्लान, या जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग गाइडलाइन है उसके अनुसार चीजें वर्क करनी चाहिए। बेसिकली देखो यार, शेयर्स को आप इशू कर सकते हो दो ही फॉर्म में डिस्काउंट के ऊपर, एक तो स्वेट इक्विटी शेयर्स में, या दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग मॉडल वगैरह होता है ना जब क्रेडिटर्स का, केवल और केवल आप तब कर सकते हो। इसके अलावा आप बाकी जगह कर सकते हो या बाकी समय आप कर सकते हो क्या? नहीं सर, इसके अलावा हम लोग बाकी समय नहीं कर सकते। ऐसी वाली बातचीत यहां पे बोली जा रही है। अब इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, देखिए क्या बोला जा रहा है यहां पे, क्या कह रहे हैं हम लोग? इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स के रिगार्डिंग हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर्स कब यहां पे इशू किए जाते हैं। देखिए सेक्शन 54 कहता है कि एम्प्लॉइज को कंपनसेट करने के लिए स्वेट इक्विटी शेयर्स दिए जाते हैं। अब ये जो स्वेट इक्विटी शेयर्स है ना, ये इशू किए जाते हैं किसे? एम्प्लॉइज या डायरेक्टर्स को, एक तो डिस्काउंट के ऊपर या कंसीडरेशन अदर देन कैश के ऊपर। मतलब सामने वाला व्यक्ति इतना मेहनत कर रहा है हमारे कंपनी के लिए, इतना पसीना बहा रहा है, तो उसके बदले हम लोग उसे क्या देते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। क्या देते हैं? स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं। कंपनी को नो हाउ, कंपनी को गुड्स, कंपनी को अलग अलग प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी करवा के दे रहा है, सर्विसेज अवेलेबल करवा के दे रहा है। तो ऐसे कि इसके अंदर उसके लिए हम लोग क्या दे रहे हैं? उसे कंपनसेशन दे रहे हैं। अब इसके लिए सबसे पहले तो स्पेशल रिजोल्यूशन आपने पास करना चाहिए। उसके बाद स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स आपका होता है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना, करंट मार्केट प्राइस कितना, कंसीडरेशन कितना, ये सारे चीजों के रिगार्डिंग बात की जाती है। फिर उसके बाद जो इक्विटी शेयर्स है जो लिस्टेड इक्विटी, वेयर द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी आर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, स्वेट इक्विटी शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशंस। तो जो सेबी के रेगुलेशंस है उसके अनुसार यहां पे फिर स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू किया जाता है। अब जो राइट, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन या प्रोविजन एप्लीकेबल है इक्विटी शेयर्स के लिए, ये एप्लीकेबल होगा स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए भी बिल्कुल एप्लीकेबल होता है। अब अपने को केवल और केवल एज अ ऑडिटर क्या देखना है कि फ्रेश इशू ऑफ कोई शेयर्स हुआ है क्या, और अगर फ्रेश इशू हुआ है तो ऐसे केस के अंदर कंपनीज एक्ट के हिसाब से प्रोविजन को कंप्लाई किया है क्या, है ना। तो हमें दो ही चीजों को चेक करना है कि क्या, कि फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स है क्या, और दूसरा रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इशू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ है क्या। ऐसे चीज के रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है। अब सर देखो, अभी तक अपन ने क्या देखा? एडिशन ऑफ कैपिटल, मतलब आपने कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, सिक्योरिटीज एट अ प्रीमियम वाला चीज अपन ने देखा, डिस्काउंट वाली चीज देख लिया, और अब चौथी वाली चीज हो रही है रिडक्शन ऑफ कैपिटल। कौन सी चीज के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम लोग? रिडक्शन ऑफ कैपिटल के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कैपिटल यहां पे क्या हो रहा है बेटा? आपका कैपिटल यहां पे रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आपके कैपिटल के अंदर। मतलब सर यहां पे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि अगर हम लोग कहे, है ना, मान लीजिए अभी 5 लाख सिक्योरिटीज मार्केट में, जिसमें हम लोग कह रहे हैं 10 रुपए का हमारा शेयर कैपिटल, मतलब 50 लाख का। तो अभी हम लोग क्या कह रहे हैं? ये 5 लाख सिक्योरिटीज के ऊपर ही अब हम लोग कैपिटल को कम करवा रहे हैं। मतलब मान लीजिए 5 रुपए जैसे 25 लाख रुपए अब हमारा क्या होने वाला है? कैपिटल होने वाला है। तो बेसिकली दिस इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल। क्या बोला जाता है इसको? रिडक्शन ऑफ कैपिटल करके कहा जाता है। वेरियस डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के अंदर कैपिटल को रिडक्शन करने का या कैपिटल को रिड्यूस करने का बहुत सी बार प्रपोजल यहां पे दिया जाता है। ठीक है देखो,
फॉर वेरीफाइंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल द ऑडिटर नीड्स टू एग्जामाइन वेदर द कंपनी हैज फॉलोड स्पेसिफिक एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन नंबर 76 के हिसाब से जो भी डायरेक्टिव्स है, सॉरी सेक्शन नंबर 66 के हिसाब से जो भी डायरेक्टिव्स है आपने फॉलो किया क्या। सबसे पहला कंपनी ने क्या पास करना चाहिए, एसआर पास करना चाहिए और ये प्रपोजल को पूरे ऑल शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद आपका एओए आपको ऑथराइजेशन देना चाहिए रिडक्शन करने के लिए। तीसरा, आपने किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं करना चाहिए इन रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, किसी भी प्रकार का डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपका डिपॉजिट और उसके इंटरेस्ट को पे करने के लिए। तीसरा बोला गया ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल के द्वारा एग्जामाइन करो ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल की कंफर्मेशन ऑफ रिडक्शन की ट्रिब्यूनल बिल्कुल एग्री कर रहा है कि हाँ आप रिडक्शन करो कैपिटल, ट्रिब्यूनल को कोई तकलीफ नहीं है करके। फिर रजिस्ट्रार के तरफ से अगर कोई सर्टिफिकेट दिया गया है रिडक्शन ऑफ कैपिटल का उसको चेक करना। फिर जो आप अकाउंटिंग एंट्रीज को पास करेंगे रिगार्डिंग द रिडक्शन ऑफ कैपिटल, रिटर्न डाउन, कुछ असेट्स को आप रिटर्न डाउन करोगे, असेट्स रिटर्न डाउन होंगे तभी तो शेयर कैपिटल का वैल्यू भी रिटर्न डाउन होने वाला है। कुछ ना कुछ तो असेट्स में भी कम होने वाला है ना बेटा, तब जाके तो कैपिटल को कम करने की बारी आ रही है, अदरवाइज कैपिटल को कम करने की बारी थोड़ी आती। तो ऐसे केस के अंदर वो आप अकाउंटिंग एंट्रीज को चेक करो कि कौन से असेट्स में फर्क पड़ा है। दूसरा बोला गया रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, जो नए असेट की वैल्यू है क्या वो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज हो रही है बैलेंस शीट के अंदर। फिर उसके बाद कंपनी अगर चाहे तो बेटा रिड्यूस कर सकती है कैपिटल बाय रिडक्शन इन द अनपेड कैपिटल या कैंसलेशन ऑफ लॉस्ट कैपिटल या पेइंग ऑफ द एक्सेस कैपिटल। तो अलग अलग प्रकार के एडजस्टमेंट, अलग अलग प्रकार की चीजें कंपनी कर सकती है। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक बार कंफर्म हो जाए तो कंफर्म यहाँ पे एंड रिड्यूस, जैसे शेयर कैपिटल एंड रिड्यूस्ड शब्द का प्रयोग करना होगा या बैलेंस शीट एंड रिड्यूस्ड ऐसे शब्द का प्रयोग करना होगा यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी के आगे इन द बैलेंस शीट। जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करूं आपके साथ आईजी सर पानीपुरी प्राइवेट लिमिटेड एंड रिड्यूस्ड ऐसा लिखा जाएगा, रिलायंस एंड रिड्यूस्ड ऐसा अमाउंट यहां पे लिखा जाता है। उसके बाद आप चेक करोगे कि अगर इंपोजिशन कुछ ट्रिब्यूनल ने लगाया तो ट्राइब्यूनल के इंपोजिशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं क्या। एमओए को भी चेक करना होगा, एमओए को सूटेबली अमेंड आप लोगों ने किए या नहीं किए करके। उसके बाद डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स कुछ देके रखिए, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर चाहिए बेटा। नंबर ऑफ शेयर्स और अमाउंट ऑफ शेयर्स को आप बताते हो, कितने नंबर को आपने सब्सक्राइब किया है, पेड अप करके रखा है, सब्सक्राइब बट नॉट पेड अप, उसके बारे में बताओ। पार वैल्यू ऑफ शेयर मतलब फेस वैल्यू ऑफ शेयर के बारे में बताइए। रिकंसाइल करके दीजिए नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड को। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, फिर उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट वाली चीज कौन सी है, राइट्स एंड प्रेफरेंसेस एंड रिस्ट्रिक्शन अटैचिंग टू द ईच क्लास, हर एक क्लास को कौन से रिस्ट्रिक्शन, कौन से राइट्स अटैच्ड है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच क्लास ऑफ होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, कौन से क्लासेस ऑफ शेयर्स होल्ड करके रखे, कौन से आपने कहां पे ऐसे, मतलब शेयर्स इन द कंपनी हेल्ड बाय ईच शेयर होल्डर मोर देन 5%। मतलब अगर मान लीजिए कंपनी की होल्डिंग 100 है तो 5% से ज्यादा अगर किसी भी कोई व्यक्ति, एक पर्सन अगर होल्ड करके रखा है तो उसके बारे में आप बताइए करके। इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन, कमिटमेंट ऑफ सेल, डिसइन्वेस्टमेंट, ऐसे अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे बोले गए। तो बेसिकली अब ये क्या है, एक प्रकार से अगर मैं बात करूं ना डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है जो आपको डिस्क्लोज करना होता है कि अगर ये पैरामीटर्स के अंदर कंपनी ने चीजें की है क्या। सर इतनी सारी चीजें कैसे याद रखें, मैं बोल ही नहीं रहा इतनी सारी चीजें याद रखो। अगर आपको बोला गया कि एज अ ऑडिटर आप शेयर कैपिटल को कैसे वाउच फॉर करेंगे, तो इनमें से आप कोई भी चीजों को लिख के आ गए, आप जनरल चीजों को भी लिख के आ गए ना, तो भी कोई आपसे पूछने नहीं वाला। आप मुझे बताइए 10-15 पेजेस में से 7 से 8 पॉइंट तो जनरल हम उतार ही सकते हैं, जो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में लिख के आ सकते हैं। आप समझ रहे हैं बात को जो मैं आपके साथ कह रहा हूं। ऐसे ही सवाल आपको पूछने वाले कि बताओ करके कि क्या देखोगे आप शेयर कैपिटल के अंदर, तो आप बता दो कि शेयर्स डिस्काउंट में नहीं होने चाहिए, शेयर्स प्रीमियम पे रहते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम कोई पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। अगर आपको डिस्काउंट पे इशू करना है तो स्वेट इक्विटी में ही कर सकते हो, या अगर आप क्रेडिटर्स को देना चाहते हो तभी आप कर सकते हो। एट पार है तो प्रीवियस ईयर और इस बार का रिकंसिलिएशन को चेक करो। आप ऐसे अलग अलग तौर तरीके के बहुत सारी चीजें आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हो, ऐसी कोई बात वहां पे नहीं होती है। ठीक है, चलो तो एक बार आप इसको एक बार बस इतना ही वाली चीज इसमें देखना है। इसमें से जो जो जनरल पॉइंट्स आपको ध्यान रह सकते हैं आप केवल और केवल उसको मार्क करके रखिए। बाद में तो वो पॉइंट्स आ ही सकते हैं, एमओए को चेक करो, एओ को चेक करो, है ना, समझ रहे बात को। एसआर पास हुआ तो उसको चेक कीजिए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग को चेक कीजिए। ये जनरल पॉइंट्स तो आप कभी भी लिख के आ ही सकते हैं। तो ये जितनी भी चीजें है ना, ये टॉपिक बहुत ज्यादा जनरल है, तो इसके अंदर हम लोग ऐसा एकदम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते कि हमें को एक एक पॉइंट लर्न करके जाना है। 140 पेज का चैप्टर है, अगर
आप ऐसे ही बेटा एक एक पॉइंट को लर्न करने में लगाओगे तो कभी होने नहीं वाला। तो अपने को बस एक पॉइंटर्स जनरल ओवरव्यू ध्यान रखना है कि अपने को क्या क्या चेक करना है। आपने 7 से 8 पॉइंट भी लिख दिए ना वहां पे, अरे बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा है, क्या बता रहा हूं मैं आपको, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसी वाली चीज है। अब कल हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिगार्डिंग चीजें। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन, सी यू सून। सो होप सो आप सभी लोगों को ये सेशन एकदम फैंटास्टिक तरीके से, एकदम औसम तरीके से आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हो करके। चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारी चीजें आपको मिल जाती है। सेम चीजें आपको मिलती है आइकॉनिक के अंदर। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको मिल जाता है। प्लस हो या आइकॉनिक, आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप अलग अलग मंथ्स के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन अगर कोई सब्सक्रिप्शन होता है बेटा अनअकैडमी के ऊपर इंटरमीडिएट का, तो वो 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है। मैं 24 मंथ्स आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में हम लोग मतलब एक ही ग्रुप देते हैं, 2 ग्रुप का सोचते हैं, तो ऐसे केस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत, कभी कभार एक अटेम्प्ट अगर हमें लग जाता है, यार इंटरमीडिएट है, बहुत नॉर्मल सी चीज होती है जहां पे आपका 80% लोग क्लियर नहीं होते, 20% क्लियर होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर हमें ये पॉसिबिलिटी को लेके चलना होता है। तो ऐसे केस के अंदर 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है, ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाती है, ऐसी वाली बात। और हार्डली अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखोगे तो आपको ज्यादा प्राइस का डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, राइट। फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय एवरीवन।